ज्योतिष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धन, पैसे की। देखिए, पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पैसों के बिना जीवन के बहुत से काम रुक जाते हैं, बहुत से नहीं कहेंगे हम, जीवन ही रुक जाता है, यह समझ लीजिए। तो पैसे की आवश्यकता हर इंसान को रहती है। आज का जो युग है उसमें सबसे अगर शीर्ष पर मैं पैसों को रख दूं, धन को रख दूं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो देखिए, धन के लिए कौन से घर देखे जाएंगे, धन के लिए कौन से बुरे घर देखे जाएंगे, धन के योग कब बनेंगे, धन कहां से आएगा, बहुत सी ऐसी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तो हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगी। यहां पर मैंने दो उदाहरण लिए हैं कुंडलियों के, आपको समझाने के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम कुंडली के आधार पर ये देख सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास अच्छा धन रहेगा, कम धन रहेगा, धन से रिलेटेड रुकावटें आएगी या क्या होने वाला है। तो इन दो कुंडलियों के आधार पर भी मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं। साथ साथ में बहुत से पॉइंट्स मैंने रेडी करे, जिससे आपको इस टॉपिक पर सारी चीज क्लियर हो जाएगी और कुंडली देखकर आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन में धन से रिलेटेड समस्या रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर बहुत पैसा इसके पास आने वाला है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे धन के लिए घर। कौन सा घर देखा जाता है धन के लिए? तो दूसरा घर देखा जाता है और 11वां घर देखा जाता है। देखिए, 11वां घर जो है कुंडली का 11th जो हाउस है, वो लाभ का घर है, हमें लाभ देगा। लाभ का मतलब धन भी है और लाभ का मतलब बहुत सी दूसरी चीजों का लाभ भी है। तो धन भी इसमें आ गया, और दूसरी जिस भी तरह का लाभ आपको मिल रहा है वह हम 11वें घर से ही देखेंगे। और यह इच्छा पूर्ति का घर भी है, तो संतान के लिए भी इसे देखा जाता है, विवाह के लिए भी देखा जाता है। तो बहुत सी चीजों में यह घर तो इन्वॉल्व होता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है। लेकिन लाभ यानी कर्म से जो लाभ प्राप्त होगा आपको, उसे हम 11th हाउस से देखेंगे। लेकिन वह पैसा संचित कहां से होगा, आपके पास इकट्ठा रहेगा या नहीं रहेगा, कि एफडी के रूप में, आपकी आरडी के रूप में, या फिर बैंक बैलेंस के रूप में, या फिर सोने चांदी के रूप में वह धन संचय होगा या नहीं होगा, वो दूसरे घर से कुंडली में देखते हैं, सेकंड हाउस से हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा यहां पर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कुंडली में इन दो घर के अलावा एक घर ऐसा और होता है जो धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वह होता है 6th हाउस। देखिए, यहां पर आप सोचेंगे कि 6th हाउस तो सर रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का है, इसे तो त्रिक भाव बोलते हैं। तो ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अच्छा हुआ। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यह है कि ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हाउस को देखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है वह आप समझ लीजिए। देखिए, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसा काम हम करेंगे, हमारे प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम 10वें घर को देखते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात की जाती है और इंडिविजुअल बिजनेस यानी स्वतंत्र व्यवसाय की बात की जाती है, तो हम 7वां घर देखते हैं, और नौकरी के लिए हम 6ठा घर देखते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे से लॉजिक के साथ इस बात को देखें, भावत भावम का जो नियम होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसके नियम से अगर हम देखें तो ये जो 7th हाउस है ये आपका कस्टमर है। क्योंकि हम 7th हाउस से बिजनेस देखते हैं, तो 7th हाउस जो है वो आपका कस्टमर है। और अगर हम बात करें कि किसी भी इंसान के जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, वो हम कौन से घर से देखते हैं, तो व्यय को हम देखते हैं 12वें घर से। यानी कि अगर आप कुंडली में लगन है तो आपके जो खर्चे हैं, आपका जो व्यय है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो हम देखेंगे 12वें घर से। तो ये 7वां घर अगर आपकी कुंडली के अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में कस्टमर है, तो इसका व्यय जो आप देखेंगे, इसका जो खर्चा आप देखेंगे, वो 6ठे घर से देखेंगे। यानी कस्टमर के पॉकेट से जो पैसा निकलेगा वो हम 6ठे घर से देखेंगे। तो अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हैं, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें रोज लेन देन का काम हो, कस्टमर से पैसा लेने का काम हो और डेली बेसिस पर हो, तो उस कंडीशन के अंदर 6ठा घर अच्छा होना बहुत जरूरी है।
उससे कस्टमर से जो पैसा निकलता है, जो हम तक पहुंचता है, वो बहुत स्मूथली हम तक आता है। तो यहाँ पर छठे घर का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। धन की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, संचित धन है। 11th हाउस लाभ का है, और छठा धन जो हाउस है वो किस लॉजिक से पैसे के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया है। तो ये घर है, हम देखते हैं धन के लिए। धन के लिए बुरे घर कौन से हैं? देखिए, धन के लिए जो बुरे घर है वो एक तो 12वां है, 12th हाउस, क्योंकि ये पैसों के व्यय को दिखाता है, पैसों के खर्चे को दिखाता है। और व्यय यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वैसे उसको भी दिखाता है, लेकिन जो हमारा खर्चा है उसको 12th हाउस ही दिखाता है। तो 12वां घर जो है वो नेगेटिव हाउस है, क्योंकि ये पैसे के व्यय को दिखा रहा है। और साथ साथ में 8वां घर देखिए सबसे बुरा घर होता ही है कुंडली में। कुंडली का अगर हम 8वें घर की बात करें तो ये हर काम में विघ्न उत्पन्न करता है। ये पेन का घर है, दर्द का घर है, तकलीफों का घर है, रुकावटों का घर है, और धन से संबंधित समस्याओं का घर भी 8वां घर है। तो 8वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें धन का इन्वॉल्वमेंट होता है। 12th हाउस से तो वह हम देखते ही हैं। धन के योग, देखिए धन के योग की बात करें तो बहुत से ऐसे योग हैं कुंडली के अंदर जो धन से रिलेटेड बनते हैं, जिसमें आप जानते ही हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग जो बनता है ये धन का बहुत अच्छा योग है। लेकिन चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी तब ही काम करेगा जब आपकी कुंडली में लाभ भाव और धन भाव की स्थिति अच्छी हो। इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल रख कर चलिए। इसके अलावा एक और योग बनता है कुंडली के अंदर, हम जानते हैं, वो है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण जो योग है ये भी धन का बहुत अच्छा योग है, और बुध और शुक्र की युति से यह योग बनता है, केंद्र में बनता है। बाहर के घरों में भी अच्छे योग बनते हैं इस युति के, और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा योग है ये। और धन का एक और योग बनता है महाधनी योग। तो इस तरह से धन के बहुत से योग बनते हैं कुंडली के अंदर, लेकिन इन योग के साथ, धन के इन योग के साथ कुंडली के अंदर ये 2 हाउस अच्छे होने चाहिए। यह आपको दिमाग में ये बात लेकर चलनी है जब भी आप कुंडली एनालाइज कर रहे हैं। तब कुंडली के अंदर जो दूसरा घर है उसके मालिक है यहाँ पर चंद्रदेव, और चंद्रदेव यहां पर बैठ गए हैं स्वयं राशि में। अगर कोई ग्रह यहां से उठ के स्वयं राशि में बैठ जाए तो स्वयं के एफर्ट्स, खुद के जो प्रयास होते हैं उसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति धन की प्राप्ति करेगा। तो यहां पर एक सीधा सा योग यहां बन रहा है कि सामने वाले को जो धन मिलेगा, उसके पास जो पैसा रहेगा वो कहां से आएगा? तो वह आएगा स्वयं से। जब भी वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, जब भी वो अपने आप को सामने वालों के सामने रखेगा, जब भी किसी बिजनेस व्यापार में वो खुद को आगे रखेगा, उसके धन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ साथ में ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा योग भी है, क्योंकि धन का मालिक लगन में बैठ जाए तो एक प्रबल योग बन जाता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि धन की प्राप्ति जो होगी वो उसे खुद से, स्वयं से होगी, स्वयं के पराक्रम से होगी। यही मालिक अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में ही बैठा होता तो उस कंडीशन में धन की प्राप्ति किस डिपार्टमेंट से होती ये भी समझिए आप। तो धन की प्राप्ति जो यहां पर होती वो होती सेकंड हाउस से ही। तो यहां पर परिवार से भी उसको सपोर्ट मिलता, परिवार का भी सपोर्ट मिलता है। ये परिवार का घर है, ये फाइनेंस का घर भी है। इस हाउस से हम बैंकिंग को भी देखते हैं, क्योंकि ये धन के सेविंग का घर है, तो बैंकिंग को भी इससे जोड़ा गया, अकाउंट से इसको जोड़ा गया है। तो इस फील्ड से भी इसको पैसा मिल सकता है। खुद की स्पीच से, खुद की जो स्पीच होगी वो अगर ये देता है लोगों के सामने, अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है, तो इसकी वाणी से भी ये पैसा कमा सकता है। तो ये हाउस जो है, अगर इसमें ही धन भाव के मालिक स्वराशि में बैठे हैं तो ये तो वैसे ही एक बहुत अच्छा योग बन गया, क्योंकि पैसा जो है अगर उसको प्रबल मात्रा में चाहिए तो ग्रह उच्च हो या स्वराशि का हो तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर धन भाव का मालिक मान लीजिए तीसरे घर में उठकर बैठ जाता है तो यहां पर योग बनता है कि पराक्रम के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, अपनी प्लानिंग्स के माध्यम से वो पैसा धन अर्जित करेगा। ये हाउस जो है वो राइटिंग का भी है, कुछ लेखन की जो क्रिया है उसका है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ये है, मार्केटिंग हम इससे देखते हैं। कमीशन का भी काम यहां से देखा जाता है, अगर आप कोई कमीशन का काम करते हैं तो भी वो यहां से देखा जाता है। तो आपको जो धन प्राप्त हो रहा है आप खुद एनालाइज कीजिए इस चीज को कि कौन से हाउस से आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कनेक्शन बना रहा है, तो वहीं से आपके पास उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बनेगा, उससे आपके पास पैसा आएगा। फिर बात करते हैं हम आगे वाले हाउस की, जो है यहां पर फोर्थ हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो केंद्र का भी घर है
और साथ साथ के अंदर यह हाउस प्रॉपर्टी का है, हमारी जो संपत्ति है उसका घर है। तो संपत्ति तो आपको पेरेंटल, यहां पर पेरेंटल संपत्ति मिलने का योग भी बनता है और उस संपत्ति से भी लाभ होने का योग मिलता है। मान लीजिए आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो जो किराए पर हो तो उससे धन प्राप्ति का योग बनेगा, या फिर माता का घर भी हम इसे कहते हैं, 4th हाउस, तो माता से भी धन की प्राप्ति का योग यहां पर बनता है। व्हीकल का घर यह है तो व्हीकल से भी धन प्राप्ति का योग बनता है। तो यहां पर इस हाउस से कहीं ना कहीं किसी एक चीज का कनेक्शन आपका जरूर रहेगा अगर 2nd हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में बैठ जाए तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं 5th हाउस। 5th हाउस में मान लीजिए अगर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बैठे हैं तो आपके धन का योग 5th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। यह जो घर है ये सॉल्यूशंस का है। सॉल्यूशंस मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे कंसल्टेंसी लेता है और मैं उसे सॉल्यूशन देता हूं, या फिर कोई डॉक्टर किसी मरीज को सॉल्यूशन देता है, तो ये सॉल्यूशन का घर है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, कंसल्टेंसी भी हो सकती है, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये बच्चों का घर भी है तो बच्चों से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उससे भी लाभ का योग बनता है। ये बुद्धि का घर भी है तो बुद्धि से भी धन प्राप्ति का योग बनता है। आपका बुद्धि बल जहां आप लगाएंगे वहां से धन प्राप्ति का योग आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको अगर पैसा प्राप्त हो रहा है और यहाँ के लॉर्ड 2nd हाउस के लॉर्ड मान लीजिए आपके 5th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्ति इस घर से हो रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 6th हाउस में बैठा है तो ये सर्विस को दिखाता है, सेवाओं को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है जॉब में जुड़े हो, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सर्विस से रिलेटेड हो। जॉब जो शब्द है वो तो एक नौकरी हो गया, लेकिन सर्विस आपकी सेवाएं देना, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है थोड़ा बहुत। जैसे एक कानूनी तौर पे अगर देखें, कोई लॉयर है तो वो उसे हम जॉब करता हुआ व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपको सेवाएं दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो भी इस हाउस के अंदर ही आती है। तो उससे रिलेटेड भी धन के आपके योग यहां पर बनते हैं। और भी चीजें इस हाउस से हम देखते हैं, कंपटीशन भी हम इस हाउस से देखते हैं, लेकिन बुरी चीजें भी इस घर में है जिसमें रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन जो बनेगा ऐसे डिपार्टमेंट से जरूर बनेगा जहां से कोई उस हाउस का कनेक्शन हो। इसके बाद नेक्स्ट हाउस में हम चलते हैं। ये 7वां घर है कुंडली का। ये डायरेक्टली बिजनेस का घर होता है और रिटेल बिजनेस का काम भी यहां से देखा जाता है, जिसमें कस्टमरों से ज्यादा डीलिंग हो उस चीज को भी यहां से देखा जाता है। ये हमारी रोजमर्रा की इनकम का घर है, डेली वेजेस का घर है, पार्टनरशिप का ये घर है, लाइफ पार्टनर का घर है। तो लाइफ पार्टनर से भी इनकम के योग यहां पर दिखाती है कुंडली। साथ साथ में जो बिजनेस में डेली वेजेस पर काम हो रहा है उससे इनकम के सोर्स बनते हैं। तो इस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें से किसी एक से कनेक्शन इनकम का आपका बनेगा। इसके बाद 8th हाउस। 8th हाउस देखिए कुंडली में विघ्न उत्पन्न करता है धन का। अगर इस हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो ये एक रुकावट है धन को लेकर, लेकिन यहां पर इस हाउस से भी आप एक एनर्जी को एक्टिवेट करके यहां से धन को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को आपको थोड़ा लॉजिकली समझना होगा। अगर आप उस चीज को लॉजिकली समझ गए तो इस हाउस से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन वो कैसे होगी वो आपको समझना होगा। देखिए ये हाउस हम जानते हैं रुकावटों का है, परेशानियों का है और लंबी बीमारियों का है। इसे उम्र का घर, हमारी एज का घर जरूर कहते हैं, साथ साथ में मृत्यु स्थान भी इसे कहा जाता है। तो ये बहुत सी चीजें इसमें देखी जाती है, लेकिन इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी है। जैसे हम ससुराल को इस घर से देखते हैं, साथ साथ में इस घर को हम देखते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, जितने भी रिसर्च डिपार्टमेंट हैं वो सब 8th हाउस में आते हैं। तो यहां पर आप 8वें घर से धन प्राप्ति का योग देख सकते हैं। अगर वो रिसर्च डिपार्टमेंट में जुड़ा हो, किसी ऐसे काम में जुड़ा हो जहां पर टेक्निकल काम किया जाता हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम किया जाता हो, या फिर ये एस्ट्रोलॉजी का घर भी है, ये ऑकल्ट साइंस का घर है जिसमें न्यूमरोलॉजी आ गई है और ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, सारी चीजें जितनी भी होती है वो सब चीजें इस हाउस में आती है। तो इस हाउस से रिलेटेड कनेक्शन बनता है कोई ना कोई धन का। तो अगर आपके धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हैं और आप धन से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको ना एस्ट्रोलॉजी से कहीं कनेक्ट होना चाहिए और ऑकल्ट साइंस से जुड़ना चाहिए, या फिर आपको किसी रिसर्च डिपार्टमेंट से, टेक्निकल लाइन से जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर धन का योग आपके बनने लग जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है इस हाउस के। इस हाउस से रिलेटेड ये पॉजिटिव चीजें हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर 9th हाउस। 9th हाउस पिता का है, धर्म का है, लंबी यात्राओं का है, और भी चीजें यहां से देखी जाती है। तो यहां पर इस हाउस की अगर ये जैसे हायर एजुकेशन का घर भी है, तो यहां से इन जो 4-5 पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बताई है,
इससे किसी एक चीज से कनेक्शन धन का जरूर बनेगा। हो सकता है हायर एजुकेशन देकर लोगों को, या फिर आप खुद स्टडी करके कुछ लोगों को सिखाकर पैसा कमा रहे हो, या फिर पिता से भी धन का योग बन सकता है, पिता की संपत्ति से बन सकता है, या फिर धर्म की चीजों से, धार्मिक चीजों के द्वारा आपकी इनकम का योग, धन का योग बन सकता है, या फिर धर्म के प्रचार से बन सकता है, गुरु के आशीर्वाद से भी बन सकता है। अगर गुरु का घर इसे माने हम, तो गुरु का आशीर्वाद अगर आपको मिल रहा है, आपके कोई गुरु हैं, तो भी धन की प्राप्ति आपको होगी। तो नेक्स्ट हाउस चलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट घर है ही। जैसे यहां पर धन भाव के लॉर्ड सीधे केंद्र में बैठ गए हैं और मित्र राशि में है, तो ये देखिए 2 प्लस पॉइंट हो गए। पहली चीज तो केंद्र में बैठना, दूसरा मित्र के घर में बैठना, और तीसरा प्लस पॉइंट ये हो गया यहां पर कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कर्म का और धन का। धन भाव के लॉर्ड अगर कर्म भाव में बैठ जाएं, तो इस कंडीशन के अंदर आदमी अपने प्रोफेशन से, अपने काम से बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। कैसा बिजनेस होगा उसका, और जो पैसा उसके पास आएगा उसमें और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी, उन सब चीजों के लिए ग्रहों की युति, दृष्टि, सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी कुंडली को देखकर एक इजी गोइंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। आप भी अपनी अपनी कुंडलियां अपने सामने रखिए, सामने रखकर आप देखिए कि जो बातें मैंने आपको बोली है, तो वो कॉम्बिनेशन आपके कहीं बन रहा हो, और वहीं उस कॉम्बिनेशन से आपके पास धन आ रहा होगा। इस चीज को आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हाउस हम चलते हैं यहां पर 11th हाउस। ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है धनेश का और लाभेश का, क्योंकि धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक अगर साथ में बैठ जाए, तो युति बनाकर बैठ जाए। मान लीजिए कहीं पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो, युति बना ले, या फिर एक दूसरे को देख रहे हो, दृष्टि संबंध हो, या फिर धन भाव का जो मालिक है वो लाभ भाव में ही बैठ जाए, या लाभ भाव का मालिक धन भाव में बैठ जाए, तो ये पैसों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे जातक के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। और अगर हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनने का योग या बहुत ही अधिक पैसा कमाने का योग, तो अगर वह ग्रह उच्च का होगा, या स्वराशि का होगा, या फिर मित्र राशि का है, तो उस कंडीशन में और प्रबल योग बन जाते हैं। तो ये धन के कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से हम पैसों की स्थिति देख सकते हैं सामने वाले जातक की। नेक्स्ट यहां पर व्यय का स्थान है, ये 12वां घर खर्चों का स्थान है, ये अच्छी तरह से हम जानते हैं। देखिए अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड उठकर 12वें घर में बैठ जाए, तो पैसों को लेकर उसके जीवन में तंगाई चलती ही रहती है। उसके पास पैसा आता है और जाने का रास्ता पहले ही निकाल लेता है। अगर आप किसी की भी कुंडली उठा लें, किसी XYZ, और उसमें सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें घर के मालिक से कहीं युति बनाकर या दृष्टि संबंध में बैठा है, तो ऐसे में आप देख लीजिए वो आदमी धन से रिलेटेड परेशान ही रहेगा। या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, उसने कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट किया है इस हाउस से, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो यहां पर एक बहुत ही धन के व्यय से कनेक्शन से लॉसेस का एक योग बन गया है। लेकिन इस योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये घर व्यय का तो है ही, साथ साथ में ये इन्वेस्टमेंट का घर है। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको भी हम इस हाउस से देखते हैं। और ये विदेश का घर है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, नॉर्मल खर्चों का घर है, उसके साथ साथ में विदेश का घर भी है ये। तो ऐसा जातक सेकंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन अगर 12th हाउस से बन जाए, और ऐसा जातक अपना कनेक्शन कहीं विदेश से बना ले, विदेश से आय का योग बना ले, भले विदेश की कोई कंपनी हो उसमें काम कर ले, या विदेश की कोई मल्टीनेशनल कंपनी से कोई एजेंसी के रूप में काम कर ले, या कोई विदेशी प्रोडक्ट का काम कर ले, या विदेश में जाकर ही काम कर ले, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसने व्यय वाली एनर्जी जो थी उसको तो हटा दिया और एक दूसरी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया जो पॉजिटिव है। तो अब ये जातक विदेश से ही बहुत पैसा कमा लेगा। या फिर इस कॉम्बिनेशन में एक और चीज बता देता हूं मैं एक एग्जांपल के रूप में। मान लीजिए, देखिए इस कुंडली से मैं आपको समझाता हूं। ये यहां पर बृहस्पति देव हैं जो धन भाव के मालिक हैं, और यहां पर शनिदेव है जो व्यय स्थान के मालिक हैं। तो आप देखिए अगर शनिदेव और बृहस्पति देव की युति इस कुंडली में बन रही है, एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए बृहस्पति देव इस घर में नहीं है और लग्न में ही है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया लग्नेश का और बृहस्पति देव का। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां पर साथ में व्यय स्थान का मालिक भी साथ बैठ गया है। तो अब इस चीज को समझिए आप, अगर ऐसा जातक जिस कुंडली में धनेश और व्यय स्थान के मालिक की युति हो और कोई बैड योग बन रहा हो, इसमें तो वैसे अच्छा योग बन रहा है लेकिन बैड योग बन रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसके पास पैसा जैसे आएगा
तो आने के साथ ही परिवार पे खर्चे का योग बना देगा। यानी कि परिवार की कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या परिवार के भरण पोषण के ऊपर या परिवार उसी पर निर्भर हो तो वो पैसा आएगा, लेकिन परिवार के ऊपर खर्च हो जाएगा और वो जातक जो है वो पैसों के लिए तरसता ही रहेगा, उसके बाद पैसा बचने वाला नहीं है। तो हो सकता है वो उनकी दवाइयों में खर्च हो, उनके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो या और किसी चीज में खर्च हो, लेकिन खर्च होता ही रहेगा। कोई ना कोई आवश्यकता, नीड पैदा होती रहेगी घर के अंदर और उन घर में वो पैसा लगता रहेगा। हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन कराना हो, ये कराना हो, वो कराना हो, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इस पैसे को सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो इसको आपको रिवर्स में इस एनर्जी को डाइवर्ट करना होगा, क्योंकि ये व्यय का है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर इस पैसे को आते ही एफडी के रूप में जमा कराना है, इन्वेस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, एफडी के रूप में इन्वेस्ट कर दिया, उसको लिक्विड फॉर्म में बैंक सेविंग अकाउंट में नहीं रखा, उसको कहीं आपने अटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में धन भाव का जो मालिक है वो कहां बैठा है, तो आपको जो सेविंग्स होगी, धन जो आपको प्राप्त होगा वो कहां से होगा, उसका एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इसमें और चीजें भी ऐड की जाती है, जैसे किससे युति बन रही है, कौन सा ग्रह दृष्ट कर रहा है, देख रहा है, तो उससे भी हम ये कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि अब जो पैसा आएगा वो किस चीज से आएगा। प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है, जिस छोटी से एक पॉइंट से हम बहुत सी चीजें एनालाइज कर सकते हैं कुंडली में और सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में देखिए, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि ये पैसा जो है वो किस हाउस से कनेक्शन बनने पर किस तरह से आएगा। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर कर देता हूं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पैसा है उससे रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो ग्रह जो है वो अस्त नहीं होना चाहिए, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, और कहीं भी 8-12 का जो कॉम्बिनेशन है उस पर तो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है, लेकिन अस्त वाली और 0 डिग्री वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धन स्थान का जो मालिक है उसकी अगर यह स्थिति है तो यह भी एक परेशानी है पैसों की तंगाई को लेकर। पावर अगर ग्रह की कम है, एनर्जी अगर ग्रह की कम है, तो उस कंडीशन में भी वो धन को बचा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। लाभ भाव का मालिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन धन भाव का मालिक अगर 0 डिग्री है या अस्त है तो उस कंडीशन में पैसा आएगा, लेकिन जाता जाएगा, रुकेगा नहीं आपके पास। क्योंकि रोकना पैसे को है तो इस हाउस के लॉर्ड को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, या फिर कोई बहुत अच्छा लग्नेश का मित्र यहां पर बैठे और इस हाउस को स्ट्रांग कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर भी पैसा रुकने लग जाएगा। लेकिन वो कुल मिलाकर ये हाउस का लॉर्ड और इस हाउस में बैठे ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर लग्नेश का शत्रु यहां बैठ जाए तो भी व्यय के योग बना देता है। तो ये सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन के रूप में आपको देखनी होती है, उसमें दृष्टियां देखनी होती है और जो युति है वो देखनी होती है, और कौन सा ग्रह कैसा योग बना रहा है हाउसेस के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उससे स्क्रिप्ट तैयार होती है। उससे हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं कि ऐसा इस जीवन में इस जातक के साथ होगा या हो रहा है। और जब दशा अंतरदशा आती है तो ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे सर धन का जो मालिक है वो तो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो पैसा कब आएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पैसा आपके पास जब उसकी महादशा चलेगी और जब उसकी अंतरदशा चलेगी। महादशा और अंतरदशा में आपके पैसा आएगा भरपूर, अगर इस हाउस के लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी है और लाभ भाव के मालिक की स्थिति अच्छी है तो। और नॉर्मल अगर ये घर बहुत अच्छे हैं तो सूक्ष्म दशा भी होती है, सिर्फ महादशा अंतरदशा नहीं होती, इसके आगे भी दशाएं होती है। जैसे महादशा है, फिर अंतरदशा है, फिर प्रत्यंतर दशा है, फिर उसके बाद सूक्ष्म दशा है, फिर प्राण दशा है। तो छोटी दशाएं भी होती है जो एक्टिवेट होती है और वो धन का योग बनाती रहती है। इसी तरह से अगर कुंडली में 4th हाउस पीड़ित है, ठीक है, नीच का ही हो गया मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में, तो उस कंडीशन में छोटी सूक्ष्म दशाएं आके वो उस पैसे के व्यय के योग बनाती रहेगी। और जब मान लीजिए महादशा अंतरदशा आ गई तो बहुत भयंकर खर्चा होगा, कर्जा भी हो जाएगा हमारे ऊपर। और यहीं पर मान लीजिए सूक्ष्म दशा और प्राण दशा चल रही है तो धन हमारे पास आता रहेगा। और प्रबल कब आएगा, इकट्ठा धन एकदम से कैसे आ जाएगा, एकदम से दिन कैसे बदल जाएंगे, जब महादशा अंतरदशा चलेगी तब। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कॉम्बिनेशन और है, उसका ध्यान रखना है कि जब भी ये महादशा अंतरदशा चले तो आपको, अगर ये लग्नेश के शत्रु ग्रह का घर है तो उस कंडीशन में अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। ये अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश का व्यय करता है।
लग्नेश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो धन तो बहुत आने लग जाएगा आपके पास, लेकिन उस पैसे का आप करोगे क्या जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य का अच्छा रहना भी बहुत जरूरी है जीवन में। जब जब आपके पास धन की प्राप्ति होगी इस योग के एक्टिवेट होने से, सेकंड हाउस की बात कर रहा हूं मैं अभी यहां पर सिर्फ आपसे, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर थोड़े रोग भी पीछे चल देंगे आपके, छोटी मोटी बीमारियां भी आपको परेशान करेगी। तो उस कंडीशन में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लग्नेश के बीज मंत्र करने हैं, लगन को स्ट्रांग रखना है जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और ये जो बुरी आदतें हैं, शराब पीना, गुटखा खाना, या जितनी भी बुरी आदतें जिससे लगन को क्षति पहुंचती है, हमारा लग्नेश कमजोर होता है, उन सब चीजों का त्याग कीजिए, मांसाहार का भी त्याग कर दीजिए। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं और मुझसे बहस भी करते हैं कि भाई सर डॉक्टर ने मुझे अंडे खाने के लिए कहा है, तो क्या वो तो खा ही सकते हैं ना, चलिए हम मांस का सेवन नहीं करेंगे, अंडे तो खा लेते हैं हम। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, कौन सा डॉक्टर है ऐसा जो आपको ये सलाह दे रहा है कि अंडे खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ बनेगी, ये वो। देखिए आप सिंपल सी आप इस चीज को समझिए कि केमिकलों से बन रही है सारी चीज, उस मुर्गी को इंजेक्शन लगाने के बाद वो किस प्रोसेस से वो बनता है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी और उस चीज को आप ग्रहण करते हैं, उस चीज को खाते हैं। और आप इस चीज को समझिए, वो इंजेक्शन उस मुर्गी में लगा है, उस अंडे तक पहुंचा है, तो उस इंजेक्शन के अंदर जो दवाई थी जो हार्मोन्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देती है, आप उस प्रोसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जल्दी उनको बढ़ाने के लिए कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे उनका विकास बहुत तेजी से होता है। तो उन चीजों को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाती है इनडायरेक्टली और धीरे धीरे हमारे शरीर पर असर करना शुरू करती है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं रोग की ओर धकेलेगी, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी, आपके शरीर की ताकत को कमजोर करेगी, मजबूत नहीं करने वाली है। तो ये जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो अंदर की बात जानते हैं, उन लोगों को भी मैं परामर्श देना चाहूंगा कि इन चीजों से लोगों को दूर करें। मेरी तो यही राय है, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक इसमें लग रहा है, उस लॉजिक को ही अगर हम समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जानी चाहिए चीज कि इससे हमें लाभ नहीं होने वाला है। तो हमारे लग्नेश को आप स्ट्रांग करें, तभी उस धन को भोग पाएंगे आप, तभी उस धन का आप जीवन में आनंद ले पाएंगे। धन हमारे पास बहुत आ गया लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे हम। और बहुत सी ऐसी परिस्थिति आपने देखी होगी, सामने वाला व्यक्ति जब धन की अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो उसके पास मधुमेह रोग लग जाता है, डायबिटीज लग गया, बीपी लग गया, और सारी चीजें उसकी जो स्वादिष्ट चीजें होती है जिसको खाकर ग्रहण करके वो जीवन में आनंद ले सकता है, वो सब चीजें उसकी बंद हो जाती है। फीकी सब्जियां खानी होती है, मसाले नहीं खा सकते, यानी जीवन में जो रस होता है असली स्वाद का, जो भी मीठी चीजों से हम प्राप्त करते हैं या फिर चटपटी चीजों से प्राप्त करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। तो आप इस चीज को खुद समझिए, खुद इस चीज को आप अनुभव कीजिए कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, आयुर्वेद से जुड़िए, बुरी चीजों का त्याग कीजिए, लग्नेश को क्षति जिस चीज से पहुंच रही है उन चीजों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली सारा आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और हष्ट पुष्ट रहेंगे, उस धन का भोग कर पाएंगे, जीवन में आप आनंद ले पाएंगे। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन के अंदर जो ड्रॉबैक था वो भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, और ये सारे उपाय मैंने बता ही दिए कि आपको जो लग्नेश है, लग्नेश के बीज मंत्र करने हैं, और बीज मंत्र करने के साथ साथ आप लग्नेश का रुद्राक्ष जरूर धारण करें। एक उदाहरण के लिए यहाँ पर बुद्ध देव की यहाँ राशि है, लग्नेश यहाँ पर बुद्ध देव है, तो यहाँ पर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, ऑरा स्ट्रांग होगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी बायोइलेक्ट्रिक तरंगे आपको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर शनिदेव की राशि है, शनिदेव का रुद्राक्ष है 7 मुखी, उसे आप धारण करेंगे तो शनिदेव की जो एनर्जी है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वो और अधिक बढ़ जाएगी, आपका ऑरा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, आपकी बायोइलेक्ट्रिक तरंगे जो है बॉडी में वो एक्टिवेट होगी, बहुत से लाभ होंगे। तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं यहाँ पर लग्नेश का। ऐसी जब भी आपको स्थिति लगे कि भाई 6th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, 2nd हाउस लग्नेश का अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होने वाला है, सप्तम एक्टिवेट होने वाला है, 12th एक्टिवेट होने वाला है, जो आपको रोग की ओर ले जाएगा, और ज्यादातर 8वां। तो उस कंडीशन में आप बुरी चीजों का त्याग कर दीजिए, और जो इन हाउसेस में जो पॉजिटिव चीजें पड़ी है उनको अपने जीवन में एक्टिवेट कर दीजिए। 8वां अगर एक्टिवेट हो गया, मृत्यु तुल्य कष्ट का है हम जानते हैं, तो रिसर्च चालू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए,
आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, बुरी चीजों से जो एनर्जी आ रही थी बॉडी में उन्हें डाइवर्ट कर दीजिए। सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष धारण करें। बीज मंत्र में तो अद्भुत शक्ति है ही, बीज मंत्रों का जाप करें, अपने ऑरा को स्ट्रांग करें, अपने चक्रों को एक्टिवेट करें। इससे बॉडी के सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है और विशुद्धि चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और बॉडी के अंदर एक अद्भुत एनर्जी हम फील करते हैं। मतलब हम खुद हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करते, फिर इस एनर्जी के साथ हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारे शास्त्रों में तो सब लिखा है, साफ साफ लिखा है, बस उसे समझने की देर है, उसे अपनाने की देर है। और अपने जीवन में जैसे ही आप उसे समझ लेते हैं और अपनाना शुरू करते हैं तो खुद का जीवन तो आप अच्छा करते ही हैं, साथ में आपका पूरा परिवार अच्छा हो जाता है। परिवार को आप सुख सुविधाएं दे पाते हैं और परिवार, एक छोटे छोटे परिवार से ही तो ये देश बना है, तो पूरे देश के लिए आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक सिंपल कंसेप्ट में मैंने धन को लेकर आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करी थी इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं या दोनों ही काम करते हैं तो वीडियो YouTube के द्वारा ज्यादा लोगों को दिखाई जाती है। तो ज्यादा लोगों को दिखाई जाएगी तो उन तक भी ये अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, वह पहुंचेगी। और आपके एक छोटे से प्रयास से आपने 20 लोगों को ये वीडियो शेयर करी, 100 लोगों को शेयर करी, मैं बोल रहा हूं एक का भी जीवन आपके माध्यम से बदला, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कार्य है। अगर आप माध्यम बनकर किसी का जीवन बदल सकते हैं तो ये सबसे बड़ा सेवा का काम होता है। एक जिंदगी आपने बदल दी, एक इंसान को अगर आपने बदल दिया नॉलेज के माध्यम से, आपके एफर्ट्स के माध्यम से, छोटी सी वीडियो को शेयर करके, तो समझ लीजिए आपको बहुत लाभ जीवन में मिलने वाला है। वो एक छोटा सा प्रयास आपके आड़े आएगा, आपके सामने सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा कार्य करा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं, पहली बार ही मेरी ये वीडियो आपने देखी है तो समझ में ही नहीं आई होगी, क्योंकि बेसिक वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने इतनी देर क्या बोला है। तो बेसिक वीडियो कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 से देखना शुरू करें, तब से देखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैंने अभी क्या बोला है। ठीक है, तो 2-3 काम जो मैंने आपको बताए हैं वो एक छोटा सा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वो आप कीजिएगा। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे जरूर, और बेसिक नियम आपको सब पता ही है। और थैंक यू सो मच। ज्योतिष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को।